जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग बुंदेलखंड रियासत को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने छत्रसाल बुंदेला के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने जैतपुर रियासत जो थी वो सबसे आखिरी पढ़ी थी, जैतपुर रियासत, ठीक है। आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चरखरी रियासत। चरखरी भी रियासत जो थी ये भी बुंदेलखंड ही उसमें आती थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Along with Jaipur, Chhatrasal also gave the Charkhari area to his son Jagatraj। देखिए, जैतपुर के साथ साथ चरखरी इलाके भी छत्रसाल ने अपने पुत्र जगतराज को दिया था। In fact, the credit for the establishment of Charkhari city goes to Jagatraj। वस्तुत चरखारी नगर जो है इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो जगतराज को ही जाता है। Jagatraj led the foundation of a fort in Charkhari on Tuesday। ठीक, देखिए चरखरी जो थे इन्होंने जगतराज ने चरखरी में मंगलवार को एक दुर्ग की नींव डाली। इसी कारण यह दुर्ग मंगलगढ़ दुर्ग माना जाता है। देखिए इन्होंने एक दुर्ग बनाया जो मंगलवार के दिन इन्होंने बनाया था, इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा, मंगलगढ़। तो मंगलगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ, दुर्ग जो है वो कहाँ आता है, चरखरी में। आफ्टर जगतराज हिज सेकंड सन पहाड़ सिंह बिकेम द किंग ऑफ जैतपुर। देखिए जगतराज की मृत्यु के बाद उनका जो दूसरा बेटा था पहाड़ सिंह, ठीक है, वो किधर का राजा बना, जैतपुर का। जगतराज मेड कीरत सिंह द हायर ऑफ जैतपुर स्टेट। ड्यू टू दिस गुमान सिंह एंड खुमान सिंह रिवोल्टेड। देखिए जगतराज ने बेसिकली कीरत सिंह को जैतपुर राज्य का उसका उत्तराधिकारी बनाया था। इसी कारण गुमान सिंह व खुमान सिंह ने विद्रोह कर दिया। To end the internal conflict, Pahad Singh handed over Banda and Ajaygarh to his nephew Kuman Singh and Charkhari state to Kuman Singh। देखिए ग्रह कला मिटाने के लिए पहाड़ सिंह ने अपने भतीजे कुमान सिंह को बांदा व अजयगढ़ तथा खुमान सिंह को चरखरी रियासत सौंप दी। ठीक, इसके बाद बात करें, खुमान सिंह became the king of Charkhari state in 1782। खुमान सिंह attacked Banda to capture it। गुमान कमांडर नौने अर्जुन सिंह killed खुमान सिंह on the battlefield। देखिए खुमान सिंह जो थे ये चरखरी रियासत के राजा बने। 1782 ईस्वी में खुमान सिंह ने बांदा हड़पने वहां आक्रमण किया। गुमान सिंह के सेनापति नौने अर्जुन सिंह ने युद्ध स्थल में खुमान सिंह को मार डाला। आफ्टर खुमान सिंह हिज सन विजय बहादुर बिकेम द किंग ऑफ चरखरी। खुमान सिंह के पश्चात उसका पुत्र विजय बहादुर जो था वो क्या बना, चरखरी का राजा बना। ठीक, इसके बाद बात करें, इन 1789 विजय बहादुर sought help from अली बहादुर एंड हिम्मत बहादुर। दे किल्ड नौने अर्जुन सिंह। देखिए 1789 में जो विजय बहादुर थे, ठीक है, विजय बहादुर कौन, कुमान सिंह के बेटे, ठीक है, इन्होंने अली बहादुर और हिम्मत बहादुर से मदद मांगी और इनके पिता के हत्यारे नौने अर्जुन सिंह को क्या कर दिया, इन्होंने मार डाला। इसके बाद बात करें, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम शमशेर बहादुर वर्थ, विजय बहादुर साइंड अ प्रोटेक्टिव ट्रीटी विद कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव जॉन बेले ऑन 29 जुलाई 1804। देखिए शमशेर बहादुर के प्रकोप से रक्षात्र विजय बहादुर ने 29 जुलाई 1804 ईस्वी को कंपनी के प्रतिनिधि जॉन बेली से सुरक्षात्मक संधि की। मतलब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। इसके बाद बात करें तो विजय बहादुर कंस्ट्रक्टेड ईशा नगर पॉन्ड एंड विजय सागर। देखिए विजय बहादुर ने ईशा नगर तालाब एवं विजय सागर का निर्माण कराया। इसके बाद बात करें, इन 1829 रतन सिंह became the king of Charkhari since Ratan Singh's uncle Parichet had opposed his succession, he was secretly annoyed with him। देखिए 1829 ईस्वी में रतन सिंह चरखरी के राजा बने। रतन सिंह के काका पारिचित ने चूंकि उनके उत्तराधिकार का विरोध किया था, अतः वह मन ही मन उनसे चिढ़ते थे। इसके अलावा बात करें, रतन सिंह प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अरेस्टिंग राजा परिचित ड्यूरिंग द बुंदेला रिबेलियन। देखिए रतन सिंह ने क्या किया था,
राजा परिषद को गिरफ्तार करने में रतन सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा चरखरी रियासत। ठीक है, इसके बाद जो अगली रियासत है ये है चिरगांव की रियासत। ठीक है, चिरगांव की रियासत की बात करें तो ओरछा किंग बीर सिंह देव फर्स्ट हैड 8 sons, आउट ऑफ देम मोहकम सिंह गॉट दी चिरगांव जागीर। देखिए, ओरछा के जो नरेश थे बीर सिंह देव, ठीक है, इनके 8 पुत्र थे, उन्हीं में मोहकम सिंह को चिरगांव जागीर मिली थी। चिरगांव की जागीर किस मिली? मोहकम सिंह को। इसके बाद बात करें इन 1817 बख्त सिंह ascended the चिरगांव throne to remain independent from Jhansi and Orchha state. Bakht Singh demanded a charter of an independent state from the company government. देखिए 1817 में बख्त सिंह चिरगांव गद्दी पर आसीन हुए। अब चूंकि झांसी एवं ओरछा राज्य से स्वतंत्र रहने हेतु बख्त सिंह ने कंपनी सरकार से स्वतंत्र राज्य की सनद की मांग की, चार्टर की मांग की। नेक्स्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, बुंदेलखंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट मूडी signed a treaty with Rao Bakht Singh on 27 November 1821। देखिए, इस मांग के अनुसार गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की ओर से बुंदेलखंड के कार्यकारी राजनीतिक प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट मूडी ने 27 नवंबर 1821 को राव बख्त सिंह के साथ संधि की। इसके बाद बात करें, आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी ऑन 11 अप्रैल 1823 बख्त सिंह was given the charter of चिड़गांव स्टेट ऑफ 10 villages। देखिए, इस संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 11 अप्रैल 1823 ईस्वी को 10 गांव के चिरगांव राज्य की सनद बख्त सिंह को प्रदान की गई। इसके बाद बात करें, while hunting the British killed 2 pet peacocks of Bakht Singh, angered Bakht Singh attacked the British army camp on 15 अप्रैल। अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने आखेट खेलते समय, आखेट मतलब जो शिकार वगैरह किया करते थे, तो हंटिंग के समय में अंग्रेजों ने बख्त सिंह के 2 पालतू मोरों को मार डाला। इनके 2 पालतू मोर थे जिनको क्या मार डाला, किसने मार डाला? अंग्रेजों ने। जिसके कारण क्रोधित होकर बख्त सिंह ने 15 अप्रैल को अंग्रेजी सेना के कैंप पर हमला बोल दिया। ठीक है, 15 अप्रैल को क्या कर दिया? अंग्रेजी सेना के कैंप पर हमला बोल दिया। The British considered this as a clear violation of the treaty. Now war became inevitable. The company's government gathered troops from Sagar and Gwalior and attacked Chirgaon on 17 April 1841। देखिए, अंग्रेजों ने इसे संधि का स्पष्ट उल्लंघन माना। अब युद्ध अनिवार्य हो गया। कंपनी सरकार ने सागर एवं ग्वालियर से सेना एकत्रित कर 17 अप्रैल 1841 को चिरगांव पर हमला बोल दिया। मतलब जो चिरगांव क्षेत्र था वहां पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया अंग्रेजों ने। इन्होंने ट्रीटी का क्या माना? वायोलेशन माना। इसके बाद बात करें, 18 to 21 अप्रैल 1841 कैप्टन बर्नर शेल्ड द चिरगांव फोर्ट, द फोर्ट वाज डिस्ट्रॉयड, बख्त सिंह सन वाज किल्ड। देखिए 18 से लेके 21 अप्रैल 1881 ईस्वी तक कैप्टन बर्नर ने चिरगांव किले को घेर रखा। ठीक है, और बाद में किला जो है वो टूट गया और इसमें बख्त सिंह का पुत्र जो है वो मारा गया था। कौन मारा गया था? बख्त सिंह का पुत्र जो है वो मारा गया। इसके बाद बात करें, बख्त सिंह वेंट टू ओरछा with his wife Rani Ladai Dolia and the remaining son. ओरछा किंग तेज सिंह gave them shelter in मोहनगढ़ फोर्ट। देखिए बख्त सिंह जो है वो अपनी पत्नी रानी लड़ई दुलैया एवं शेष पुत्रों के साथ ओरछा गए। ओरछा नरेश तेज सिंह ने इन्हें मोहनगढ़ के किले में शरण दी। इसके बाद बात करें, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द कंपनी तेज सिंह सेंट देम टू जैतपुर राजा परिचित। आफ्टर दिस बख्त सिंह along with परिचित, Madhukar Shah etc. gave a tough challenge to the British in the Bundela Rebellion of 1842। देखिए कंपनी के दबाव डालने पर तेज सिंह ने उन्हें, जो अपने जो नियत राजा थे, ठीक है बख्त सिंह, उनको कहां भेज दिया? जैतपुर भेज दिया राजा परिचित के पास। ठीक है, और जब बख्त सिंह परिचित के पास पहुंचे तो ये मधुकर शाह और बख्त सिंह, परिचित, मधुकर शाह और बख्त सिंह, इन्होंने काफी कठोर संघर्ष किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और वो कड़ी चुनौती दी किसमें? बुंदेला विद्रोह में। कब? 1842 में। 1842 में। इसके बाद बात करें, अक्यूजिंग बख्त सिंह ऑफ वायोलेटिंग द ट्रीटी एंड रिबेलियन, द कंपनी गवर्नमेंट मर्ज चिड़गांव इन द कंपनी स्टेट। देखिए
इन्होंने क्या माना, बख्त सिंह पर संधि का उल्लंघन एवं विद्रोह का आरोप लगाते हुए कंपनी सरकार ने चिरगांव का विलय कंपनी राज्य में कर लिया। तो इस तरीके से चिरगांव जो हो गया वो किसके पास पहुंच गया, कंपनी राज्य के पास। ठीक है, तो ये थी चिरगांव रियासत। अब जो एक और रियासत बची है इसको पढ़ लेते हैं, ये शाहगढ़ की रियासत। शाहगढ़ की रियासत की बात करें तो शाहगढ़ स्टेट वॉज गिवन बाय पन्ना किंग छत्रसाल टू हिज सन हृदय शाह। देखिए पन्ना के जो राजा थे छत्रसाल, उन्होंने शाहगढ़ राज्य की रियासत जो थी वो किसको सौंपी थी, अपने पुत्र हृदय शाह को। इसके बाद बात करें तो हृदय शाह सन सभा सिंह बिकेम किंग ऑफ पन्ना। देखिए हृदय शाह के पुत्र सभा सिंह जो थे ये पन्ना के राजा बने। इसके बाद बात करें, अंडर द प्रेशर ऑफ मराठा सूबेदार गोविंद वलाल खेर ऑफ सागर, सभा सिंह हैंडेड ओवर शाहगढ़ स्टेट टू पृथ्वीराज इन 1744 एडी। पृथ्वीराज ऑल्सो एक्वायर्ड दी गड़ाकोटा एरिया फ्रॉम दी मराठास। देखिए सागर के जो मराठा सूबेदार थे गोविंद वल्लभ खैर के दबाव में वश सभा सिंह ने 1744 ईस्वी में सागढ़ रियासत पृथ्वीराज को सौंप दी। पृथ्वीराज ने गढ़कोटा क्षेत्र भी मराठाओं से प्राप्त कर लिया। मतलब जो गढ़कोटा वाला क्षेत्र था, गढ़कोटा वाला, वो भी मराठाओं से क्या कर लिया, छीन लिया। इसके बाद बात करें, थर्ड थस शाहगढ़ गढ़कोटा स्टेट was formed and its charter was obtained by पृथ्वीराज from the पेशवा making शाहगढ़ the capital। इस तरीके से हुआ क्या, शाहगढ़ और गढ़कोटा रियासत बन गई और इनके सनद पर पेशवा से पृथ्वीराज ने प्राप्त कर ली, जो है सनद प्राप्त कर ली और राजधानी किसको बना दिया, शाहगढ़ को बना दिया। इसके बाद बात करें, आफ्टर पृथ्वीराज हिज सन हरि सिंह बिकेम द किंग, ही मेड गढ़कोटा द कैपिटल एंड कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल्स देयर। पृथ्वीराज के बाद उनका बेटा हरि सिंह गद्दी पर बैठा, इसने गढ़कोटा को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर कई सारे मंदिरों का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया। इसके बाद बात करें, आफ्टर हरि सिंह डेथ मदर मार्दन सिंह became the king. He was a religious person and with a keen interest in architecture। देखिए हरि सिंह के बाद, जो मृत्यु के बाद इनके पुत्र बने मर्दन सिंह, राजा बने। ये एक धार्मिक व्यक्ति थे और स्थापत्य में रुचि रखते थे। मतलब ये किसमें रुचि रखते थे, आर्किटेक्चर। इसके बाद बात करें, he built many palaces in गढ़ाकोटा and नागढ़। In 1808 he built मुल्तान फोर्ट। देखिए गढ़ाकोटा और शाहगढ़ में इन्होंने अनेक महलों का निर्माण कराया। 1808 ईस्वी में मालथौन दुर्ग इन्होंने बनाया था, बनवाया था। नेक्स्ट बात करें, he stopped paying chort to रघुनाथ राव अक्का साहेब the सूबेदार of सागर। In 1809 AD राघुजी भोसले at गढ़ाकोटा, मार्दन सिंह died in this war। देखिए इन्होंने क्या किया, मार्दन सिंह ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, चौथ देना बंद कर दिया। ठीक है, उस टाइम पर सूबेदार सागर के कौन थे, सागर के जो सूबेदार थे वो थे अक्का साहेब, जिनको बोलते थे रघुनाथ राव। ठीक है, तो इनको चौथ देना मना किया, तो उसके कारण राघुजी भोसले जो थे इन्होंने गढ़ाकोटा पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई, मर्दन सिंह की। तो मर्दन सिंह की क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करें तो मर्दन सिंह का बेटा था अर्जुन सिंह। ठीक है, उन्होंने किससे मदद मांगी, ग्वालियर के सिंधियाओं से हेल्प मांगी अगेंस्ट भोसले। सिंधिया गेव हेल्प ऑन द कंडीशन ऑफ गिविंग हाफ ऑफ द स्टेट। सिंधिया डिफीटेड भोसले एंड प्रोटेक्टेड अर्जुन सिंह। देखिए अब हुआ क्या, मार्दन सिंह का बेटा था अर्जुन सिंह। ठीक है, उन्होंने क्या करी, सिंधिया जो ग्वालियर के थे उनसे मदद मांगी भोसले के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सिंधियाओं ने इनकी मदद करी, लेकिन सिंधियाओं ने इनके सामने शर्त रखी कि हमें आपका आधा राज्य चाहिए। ठीक है, तो उस शर्त अर्जुन सिंह ने मान ली और सिंधियाओं ने किसको हरा दिया, भोसले को हरा दिया और अर्जुन सिंह को क्या कर लिया, बचा लिया। इसके बाद बात करें, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी सिंधिया एक्वायर्ड द गढ़ाकोटा रीजन। सिंधियास कमांडर कर्नल जियान बपिस्ते was appointed as the manager of गढ़ाकोटा for some time। देखिए अब देखिए संधि के अनुसार गढ़ाकोटा क्षेत्र किसको मिल गया, सिंधियाओं को मिल गया और इन्होंने सिंधियाओं ने अपना कमांडर बैठाया यहाँ पर, जिसका नाम था कर्नल जीन्स बैपिस्टे। कुछ समय तक गढ़ाकोटा का प्रबंधक नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, दे वर अपॉइंटेड एज अ मैनेजर ऑफ गढ़ाकोटा। इसके बाद बात करें, अर्जुन सिंह मेड शाहगढ़ द कैपिटल ऑफ हिज रिमेनिंग स्टेट। देखिए अर्जुन सिंह ने किसको अपनी राजधानी बनाया, शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद बात करें, ऑन 11 मार्च 1818 द कंपनी गवर्नमेंट मर्ज द सागर स्टेट बाय फॉर्मिंग सागर नर्मदा टेरिटरी। देखिए 11 मार्च 1818 को कंपनी सरकार ने सागर नर्मदा क्षेत्र का गठन कर सागर राज्य का विलय कर लिया। सागर राज्य को क्या कर दिया, कंपनी में मिला दिया।
इसके बाद बात करें ऑन 5 दिसंबर 1835 कर्नल स्लीमैन केम टू सागर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ठग्स एंड रॉबर्स। देखिए 5 दिसंबर 1835 को कर्नल स्लीमैन जो थे वो सागर आए ताकि वो ठग और ये जो लुटेरे हैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसके बाद बात करें he adopted his brother Takht Singh's son, his nephew Bakht Bali. At the same time, Bhuva Mangal was organized in Charkhari in 1836. देखिए इन्होंने क्या किया, अपने भाई तख्त सिंह के पुत्र बख्त बली को इन्होंने गोद ले लिया। किसको गोद ले लिया? बख्त बली को, मतलब ये इनके भाई का बेटा था। ठीक है, और इसी समय पर 1836 में चरखरी में बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ था। ठीक, इसके बाद बात करें At the same time, the Bundela rebellion of 1842 started. Arjun Singh allowed the rebels to roam in his estate. Arjun Singh died on 3rd June 1842 due to illness. Bakht Bali became the king of Sagar state. देखिए इसी समय पर हुआ क्या, 1842 ईस्वी में जो है, ठीक है, बुंदेला विद्रोह आरंभ हो गया। ठीक है, अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों को अपनी रियासत में विचरण की स्वीकृति दे दी। बीमारी के कारण 3 जून 1842 को, ठीक है, अर्जुन सिंह का निधन हो गया। और इसके बाद अगले राजा कौन बने सागर राज्य के? बख्त बली। इसके बाद बात करें इन रिटर्न फ्रॉम हेल्प द ब्रिटिश assured Bakht Bali to get the Gala region from Sindhia. Due to this greed, on 22nd December 1842, Bakht Bali captured Hirdesh Shah of Hirapur, a prominent rebel of Bundela rebellion, along with his family and handed over to Sleeman. देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर मदद के बदले बख्त बली को गड़ा कोटा क्षेत्र जो सिंधियाओं के हाथ लग गया था वो वापस करने का वादा कर दिया। ठीक है, अब इस जलन में हुआ क्या, इस लालच में बख्त बली ने बुंदेला विद्रोह के एक प्रमुख विद्रोही हीरापुर के हिरदेश शाह, ठीक है, हीरापुर के थे हिरदेश शाह, ये एक बुंदेला रिविलियन थे, इनको इनके परिवार के साथ अरेस्ट कर लिया और इनको किसको हैंड ओवर कर दिया? अंग्रेजों को। देखिए लालच में, ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, गड़ा कोटा जो क्षेत्र था वो सिंधियाओं से चाहिए था। इसके अलावा बात करें when Gada Kota was not handed over from the Sindhiyas to Bakht Bali turned from an ally of the British to a non-cooperative one. देखिए जब गड़ा कोटा, देखिए चूंकि अंग्रेजों ने वादा किया था इनसे कि सिंधियाओं से लेके बख्त बली को गड़ा कोटा का इलाका दे देंगे, लेकिन गड़ा कोटा का इलाका सिंधियाओं से इनको मिला नहीं, जिसके कारण पहले जो ये अंग्रेजों के मतलब क्या थे, एक तरीके से कहा जाए तो उनके सहयोगी थे, वो अब किस में तब्दील हो गए? असहयोगी हो गए। इसके बाद बात करें बख्त बली along with बानपुर किंग मार्द सिंह established such a dangerous triumvirate with Jhansi's Queen Lakshmi Bai that gave the British a tough time during the 1857 revolution. During the 1857 revolution, Bakht Bali's commander Bhudan Doa finally captured Gada Kota. देखिए अब चूंकि बख्त बली जो है वो अब नाराज हो गए थे, ठीक है, बख्त बली जो थे वो अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, और इसी दरमियान क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, अब देखिए बख्त बली जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बानपुर के एक राजा थे मार्दन सिंह, ठीक है, और इसके अलावा जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, इन तीनों के बीच में एक खतरनाक त्रिगुट की स्थापना कर दी। मतलब ये तीनों अलायंस बन गए। ठीक है, ट्रम्फरेट मतलब होता है त्रिगुणी अलायंस, बख्त बली, बानपुर राजा मार्तंड सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इन तीनों का जो अलायंस बना, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को क्या कर दिया, बहुत परेशान किया। और 5857 की क्रांति के दरमियान बख्त बली के जो सेनापति थे, ठीक है, इनका नाम था बोधन दौआ, उन्होंने गड़ा कोटा पर क्या कर लिया, वापस अधिकार कर लिया। इसके बाद ऑन 11 फरवरी 1858 ब्रिगेडियर जनरल हुग रोज कैप्चर्ड गड़ा कोटा अगेन। ऑन 4 मार्च 1858 शाहगढ़ was also captured after a tough struggle. बख्त बली सरेंडर्ड ऑन 6 जुलाई 1858। देखिए 11 फरवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल हुरोज ने पुनः गड़ा कोटा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 4 मार्च 1858 को शाहगढ़ पर भी अधिकार कर लिया, और फाइनली इतने कड़े संघर्ष होने के बावजूद बख्त बली को अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ गया। तो इस तरीके से सागड़ रियासत भी समाप्त हो गई। क्लियर हुआ, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, तो ये थी बुंदेलखंड की पूरी रियासत। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि बुंदेलखंड की रियासत और 1857 की जो क्रांति हुई थी, इनके बीच में क्या रिलेशन था। देखिए 1857 की क्रांति में, ठीक है, कई लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, कई विद्रोही बन गए थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति और जो है बुंदेलखंड की रियासतों के बारे में क्या चीजें थी वो हम अगले उसमें देखेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है वो आता है प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो बुंदेलखंड की रियासत और 1857 की क्रांति। तो ब्रिटिश रूल स्प्रेड इन बुंदेलखंड बिटवीन 1818 एंड 1858। देखिए अंग्रेजों का जो शासन था बुंदेलखंड में वो 1818 ईस्वी से लेकर 1848 तक था। इसके बाद in 1848 Lord Dalhousie became the Governor General of India. He was a great imperialist. He became infamous in India due to his annexation policy. He made Jhansi a major state of Bundelkhand his victim. His victim. देखिए 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन गए। वे एक महान साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, मतलब बहुत साम्राज्यवादी था ये। वह भारत में अपनी हड़प नीति के कारण कुख्यात था। मतलब इसकी जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी इसके कारण भारत में इसके खिलाफ बहुत विद्रोह हो रहा था। इन्होंने बुंदेलखंड की एक प्रमुख रियासत झांसी को अपना शिकार बनाया। मतलब इन्होंने सबसे पहले किस पे नजर डाली? झांसी पे। आपको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह इसी बात का किया था कि उनकी झांसी अंग्रेजों ने क्या कर ली थी? ले ली। After the death of the king of Jhansi, his queen's adopted son Damodar Rao was not recognized as an adopted son. This influenced Rani Lakshmibai. देखिए जो झांसी के राजा थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका एक गोद लिया हुआ बेटा जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है, जो उनका गोद लिया हुआ बेटा था उसको अंग्रेजों ने अडॉप्टेड सन नहीं माना। ठीक है, मतलब उसको मान्यता नहीं दी। इससे रानी लक्ष्मीबाई जो हो गई वो बहुत ज्यादा क्या हो गई? नाराज हो गई। इसके बाद बात करें ऑन 21 नवंबर 1853 बानपुर राजा मार्दंड सिंह, सागर राजा बख्त बली, नाना साहेब ऑफ कानपुर एंड तात्या टोपे came to झांसी to express condolence after the death of झांसी's राजा गंगाधर राव। देखिए 21 नवंबर 1853 को बानपुर के राजा मार्दंड सिंह, सागर के राजा बख्त बली, नाना साहेब कानपुर के और तात्या टोपे, ये चारों लोग कहाँ आए? झांसी आए। ठीक है, मतलब उसी टाइम पर झांसी के राजा की डेथ हुई थी गंगाधर राव। ठीक है, मैंने जिनके बात कर रहा था कि जिन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था दामोदर राव को, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने क्या हुआ था? मान्यता नहीं दी थी। तो ये क्या देने आए थे? शोक देने आए थे, शोक सभा। इसके बाद बात करें टुगेदर दे हैव प्रिपेयर्ड एन एंटी ब्रिटिश स्ट्रेटजी व्हेन डलहौजी एनेक्स झांसी दिस स्ट्रेटजी वाज इंप्लीमेंटेड रैपिडली। देखिए इन्होंने मिलकर अंग्रेज विद्रोही रणनीति तैयार की थी। लेकिन जब डलहौजी ने झांसी को हड़प लिया तो ये रणनीति पर और तेजी से अमल होना शुरू हो गया। इसके बाद बात करें द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 started in Meerut on 10th May. On 4th June, this revolution knocked at Jhansi, the northern gateway of Bundelkhand. On 8th June, the rebels of Jhansi killed 110 Britishers in जोखनबाग। देखिए 1857 की क्रांति जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मई को। ठीक है, 4 जून को इस क्रांति ने कहा दस्तक दी? बुंदेलखंड के उत्तरी प्रवेश द्वार झांसी पे। ठीक है, और 8 जून को जो झांसी के विद्रोही थे इन्होंने 110 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था जोखन बाग में। ठीक है, इसके बाद बात करें ऑन 12 जून बानपुर राजा मार्दंड सिंह led the rebellion in ललितपुर बानपुर। द ब्रिटिशर्स इन ललितपुर वांटेड टू गो टू सागर फॉर सेफ्टी। देखिए 12 जून को फिर क्या हुआ? ललितपुर बानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व बानपुर राजा मार्दंड सिंह ने किया। ललितपुर स्थित अंग्रेज सुरक्षा हेतु सागर जाना चाहते थे। मतलब वो क्या चाहते थे? अपनी सेफ्टी के लिए किधर जाना चाहते थे? सागर जाना चाहते थे। इसके बाद बात करें आफ्टर दिस द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन सागर ऑन 1 जुलाई 1857। fearing the rebels 370 Britishers stationed in Sagar took refuge in the Sagar fort। देखिए इसके बाद जो विद्रोह हुआ वो सागर तक पहुंच गया। 1 जुलाई 1857 को सागर में क्रांति आरंभ हुई। विद्रोहियों के डर से सागर स्थित 370 अंग्रेजों ने सागर के किले में शरण ले ली। दे टेक द रिफ्यूज टू द सागर फोर्ट। इसके बाद बात करें बानपुर किंग मार्दंड सिंह, सागर किंग बख्त बली कमांडर बोधान दाव एंड नवाब ब्रदर्स आदिल मोहम्मद खान एंड फजिल मोहम्मद खान ऑफ गढ़ी अंबापनी सराउंडेड द स्टेशन इन सागर फ्रॉम ऑल साइड्स। अब देखिए इस टाइम पे हुआ क्या कि सागर जिले का जो किला था वहां पर अंग्रेज घुस गए। अब जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह थे, सागर के राजा बख्त बली और बख्त बली के सेनापति थे बौदन दुआ एवं गढ़ अंबा पानी के नवाब बंधु आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान ने सागर स्थित अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद बात करें इन नॉर्दर्न बुंदेलखंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई
तात्या टोपे एंड बंदा नवाब अली बहादुर सेकेंड हैड मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स। अब देखिए जो उत्तरी बुंदेलखंड था उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे में एवं बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय, अली बहादुर सेकेंड, इन्होंने अंग्रेजों की नाव में दम कर रखा था। दे मेक द लाइफ ऑफ द ब्रिटिशर्स वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद बात करें इन सेंट्रल बुंदेलखंड मार्दंड सिंह एंड बख्तबली वेयर टॉर्चरिंग द ब्रिटिशर्स। अब देखिए जो सेंट्रल जो केंद्रीय जो था, ठीक है, मध्य बुंदेलखंड था, इसमें मर्दन सिंह और बख्तबली ने अंग्रेजों पर मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रखा था। इसके बाद बात करें इन द साउथ देयर वाज अ टेरर ऑफ रेबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ रामगढ़ रानी अवंतीबाई। देखिए दक्षिण में क्या हुआ, दक्षिण की ओर से रामगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई, उनके नेतृत्व में विद्रोहियों का आतंक हुआ। इसके बाद बात करें फाइनली सेंट्रल इंडिया फोर्स was formed in Mau under Brigadier General Hugh Rose. After a long struggle, Hugh Rose suppressed the revolution of 1857 in बुंदेलखंड। अब देखिए अंततः क्या हुआ, ब्रिगेडियर जनरल हु रोज के अधीन मऊ में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन किया गया। हु रोज ने एक लंबे समय के संघर्ष मतलब आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल हु रोज ने क्या कर दिया, बुंदेलखंड में 1857 की क्रांति का पूरी तरीके से क्या कर दिया, दमन कर दिया। 1857 की क्रांति का पूरी तरीके से क्या किया, दमन कर दिया। क्लियर है, ठीक। इसके बाद बात करें रानी लक्ष्मीबाई अटेन्ड मैटम while fighting Sagar king Bhaktbali and Banpur king Mardan Singh surrendered. तात्या टोपे was hanged in शिवपुरी। अब देखिए इसमें हुआ क्या, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुई। सागर के जो राजा थे बख्तबली और भानपुर के जो राजा थे मार्दंड सिंह, इन दोनों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। और जो तात्या टोपे थे उनको कहाँ फांसी दे दी गई, शिवपुरी में फांसी दी गई। इसके बाद बात करें thus the revolution in Bundelkhand was suppressed. Tikamgarh, Charkhari and Panna, princely states of Bundelkhand helped the Britishers in suppressing the revolution. देख अब जब बुंदेलखंड की क्रांति का दमन हो गया तो क्रांति में दमन में बुंदेलखंड के जो टीकमगढ़, चरखरी और पन्ना, इन तीनों जो रियासतें थी इन्होंने अंग्रेजों की काफी मदद करी। इसके बाद बात करें अंडर द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 30 प्रिंसली स्टेट विद ट्रीटीज एंड चार्टर्स जॉइंड द सबऑर्डिनेट यूनियन। अधीनस्थ संघ की नीति के तहत संधि एवं सनद वाली 30 रियासतें अधीनस्थ संघ में सम्मिलित हो गई। तो इस तरीके से 30 प्रिंसली स्टेट जो हो गए उस सब ऑर्डिनेट यूनियन में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया बुंदेलखंड रियासत और 1857 की क्रांति। ठीक, समझ में आया कौन कौन लीड कर रहे थे बुंदेलखंड की तरफ से, तो आपको नाम याद रखने हैं। एक तो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपने बानपुर के राजा थे मर्दन सिंह, ठीक है, शाहगढ़ के राजा थे बख्तबली और कानपुर के नाना साहेब और तात्या टोपे, ये 5 लोग थे जिन्होंने बुंदेलखंड क्रांति को क्या दिया था, मतलब 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड की तरफ से ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये था प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बुंदेलखंड एंड 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। अब देखिए हमें जो देखना है अब अगला, वो देखना है बुंदेलखंड की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बुंदेलखंड का कैसा था, ठीक है, हमें देखना है। मतलब देखिए कोई भी रियासत होती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तो अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे कि बुंदेलखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। तो सबसे पहले बात करें इन मेडिवल इंडिया द बुंदेला ठाकुर लेट द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बुंदेलखंड। देखिए मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड पर बुंदेला ठाकुरों ने बहुत ही कुशल और बहुत ही सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी थी। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बुंदेलखंड, ठीक है। अब इसको हम किन किन बिंदुओं में पढ़ेंगे, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन हुआ करते थे, ठीक, तो हम देखेंगे। सबसे पहले हुआ करते थे राजा। देखिए हर एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता है, सबसे पहला राजा। इन द मेडिवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बुंदेलखंड द रूलर वाज द किंग एंड ही वाज सुप्रीम। देखिए अब जो बुंदेलखंड की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें शासक कौन थे, राजा, और यही सर्वे सर्वा हुआ करते थे, सुप्रीम हुआ करते थे। इसके बाद बात करें हिज पावर वर ऑटोक्रेटिक एंड आर्बिट्री। देखिए उनकी शक्तियां एक तो सबसे पहली बात निरंकुश थी, ठीक है, और स्वेच्छाचारी थी, ठीक है, मतलब निरंकुश और स्वेच्छाचारी, ऑटोक्रेटिक एंड आर्बिट्री। इसके बाद बात करें बट द मुगल पावर kept an eye on the policies of Bundela rulers through the regional फौजदार्स।
लेकिन जो बुंदेला, चूंकि ये मुगलों के अंतर्गत आते थे बुंदेला, तो इसीलिए मुगल सत्ता जब भी थी तो ये जो क्षेत्रीय फौजदार, एक तरीके से रीजनल फौजदार जो बनाया करती थी, इनके माध्यम से बुंदेला जो शासक थे, ठीक है, उनकी नीतियों पर क्या करते थे, नजर रखते थे। ठीक है, तो बुंदेलखंड का जो रूलर पर क्लास था वो कौन था, राजा था। ठीक है, ये सुप्रीम था, ऑटोक्रेटिक था और आर्बिट्री था। इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं दीवान। ठीक है, अब दीवान की बात करें तो अलोंग विथ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, दीवान ऑल्सो हैड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। देखिए, दीवान के पास बेसिकली वित्तीय और राजस्व विभाग था, फाइनेंस और रेवेन्यू। देखिए, ये हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में दीवानों के पास यही हुआ करता था। ठीक है, फाइनेंस और रेवेन्यू। तो फाइनेंस और रेवेन्यू इनके पास था, और इनके साथ क्या थी, ऑल्सो हैड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्तियां भी इनके साथ थी। इन द एब्सेंस ऑफ द रूलर ही हैड ऑल द पावर्स नेसेसरी फॉर रनिंग द स्टेट। देखिए, राजा की एब्सेंस में जो गद्दी संभाला करते थे वो कौन संभाला करते थे, दीवान। तो मतलब दीवान के पास सिर्फ फाइनेंस और रेवेन्यू नहीं था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी थी। इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं पुरोहित वर्ग, प्रीस्ट क्लास। पुरोहितों की बात करें तो प्यान अ सनातन ब्राह्मण ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द इंस्टीट्यूशनल गुरु ऑफ बुंदेला रूलर्स whose job was to advise the king and perform rituals। देखिए, राज्य के जो बात करें इनके, तो एक वंशीय सनातन ब्राह्मण हुआ करते थे, सनाद्य ब्राह्मण, जिनका नाम था प्यान। ये सनाद्य ब्राह्मण हुआ करते थे इनके। ठीक है, और इनके एक तरीके से बुंदेला शासकों के दीक्षा गुरु भी थे, इनकी इनिशिएशन गुरु। ठीक है, जिनका कार्य क्या होता था, एक होता था राजा को सलाह देना, और दूसरा होता था राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना। देखिए, पुरोहित वर्ग का यही काम हुआ करता था, एक तो वो राजा को सलाह दिया करते थे, और दूसरा उनके लिए रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे, मतलब धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान। ठीक, तो एक तो राजा हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, और तीसरे जो थे वो कौन थे, पुरोहित वर्ग। इसके बाद बात करें, अगले जो थे वो थे दरबार खास और हुजूर दरबार। देखिए, दो दरबार हुआ करते थे, एक दरबार खास और एक हुआ करता था हुजूर दरबार। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट, जागीरदार, विलेज चौधरी एक्सेट्रा, रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ दरबार खास। देखिए, राज्य के सभी प्रकार के कर्मचारी, जागीरदार, गांव के चौधरी, ये सब दरबार खास के नियंत्रण में रहते थे। मतलब जो दरबार खास हुआ करता था वो इनको कंट्रोल किया करता था। जागीरदार को, जो राज्य में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, या जो गांव के चौधरी हुआ करते थे, इनको। इसके बाद बात करें हुजूर दरबार, वॉज फॉर द पर्सनल जागीरदार्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द किंग। इट वॉज अ काइंड ऑफ स्पेशल असेंबली। और जो हुजूर दरबार हुआ करती थी, ये राज्य का, राजा के व्यक्तिगत जागीरदारों, सामंतों के लिए रहता था। यह एक प्रकार की विशेष सभा होती थी। देखिए, कुछ उनके पर्सनल जागीरदार भी हुआ करते थे, और फ्यूडल लॉर्ड्स राजा के, उनके लिए कौन कंट्रोल करता था, हुजूर दरबार। ये भी एक तरीके की क्या हुआ करती थी, एक विशेष सभा हुआ करती थी। ठीक है, तो कौन कौन से कर्मचारी हुआ करते थे, सबसे पहले तो राजा जो रूलर थे, दीवान, पुरोहित, दरबार खास, हुजूर दरबार। अब कुछ और भी कर्मचारी हुआ करते थे इनके, वो देख लेते हैं। एक तो हुआ करती थी रानी माता, जो सबसे बुजुर्ग श्रेष्ठ रानी हुआ करती थी। देखिए, राजा की कई रानियां हुआ करती थी। ठीक है, रानी माता उनको कहा जाता था जो सबसे ज्येष्ठ हुआ करती थी। द एल्डेस्ट क्वीन इज कॉल्ड रानी माता। इसके बाद बात करें खास कलम, belonging to the Caius family, whose main work was to write king's correspondence, charters, etc. in calligraphy, also kept account of papers। देखिए, खास कलम बेसिकली कायस्थ परिवारों से संबंधित था, जिसका प्रमुख कार्य राजा का पत्र व्यवहार करना। पत्र मतलब राजा को किसी को पत्र लिखना है तो यही लिखा करते थे। इसके अलावा उनके लिए चार्टर तैयार करना, ठीक है, और उनको लिखना और कागजों का लेखा जोखा रखना। ऑल्सो केप्ट अकाउंट्स ऑफ पेपर। देखिए, कायस्थ फैमिली हुआ करती थी, और इनको खास कलम कहा जाता था। ठीक है, आज भी देखेंगे अगर आप कायस्तों की अगर हम बात करें, तो कायस्तों का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होती है उनकी कलम। आप देखेंगे आज जो भी श्रीवास्तव वर्मा जो कायस्थ वगैरह होते हैं, ये आज भी कलम की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, खास कलम। और ये राजा के जितना भी लेखा जोखा था उसको क्या करते थे, रखते थे। इसके अलावा बात करें तो वष्टी, पायक, दोवा, ऑफिसर्स हु वेंट मैसेजेस एंड हु सेंड मैसेजेस एंड मेल।
मतलब एक तरीके से डाक या संदेश पहुंचाने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे, वाष्टी पायक या दवा। ठीक, तो इनके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आया। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन थे? सबसे पहले तो राजा, ठीक है, राजा सर्वे सर्वा थे, ठीक है, सुप्रीम थे। इसके बाद बात करें तो दीवान हुआ करते थे, जो कि इनके वित्त और राजस्व विभाग के हुआ करते थे। इसके अलावा राजा की अनुपस्थिति में जो है दीवान जो है वो राजा के रूप में कार्य किया करते थे। इसके बाद इसमें पुरोहित वर्ग हुआ करता था। पुरोहित वर्ग का दो ही काम था, राजा को, एक तो सबसे पहली बात राजा को सलाह देना और दूसरा उनके लिए अनुष्ठान करवाना। इसके बाद बात करें दरबार खास और हुजूर दरबार। दरबार खास जो है वो सारे कर्मचारियों के हुआ करता था और हुजूर दरबार जो है वो सिर्फ राजा के पर्सनल जो कर्मचारी हुआ करते थे उनके लिए हुआ करता था। इसके बाद जो सबसे ज्येष्ठ रानी हुआ करती थी उनको रानी माता, जो पूरा अकाउंट्स वगैरह पेपर्स वगैरह रखा करते थे उनको खास कलम, और जो संदेश वाहक हुआ करते थे जो संदेश भेजने, ठीक है, इन सब चीजों का काम किया करते थे उनको क्या बोला जाता था, वसीठी, पावक या दउआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें? ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनका आर्ट एंड कल्चर, बुंदेलखंड का, मतलब बुंदेलखंड की कला और संस्कृति। देखिए कला और संस्कृति हम किसी भी वंश की पढ़े, ठीक है, कला और संस्कृति में तीन चीजें आती हैं मुख्यतः, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है लिटरेचर, जिसको हम बोलते हैं साहित्य। ठीक है, किसी का भी आप डायनेस्टी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज मिलेगी आपको लिटरेचर, जिसको हम कहते हैं साहित्य। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो बनेगी आर्किटेक्चर, जिसको हम बोलते हैं स्थापत्य। जैसे जो किले वगैरह बनते हैं, मंदिर वगैरह बनवाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, स्थापत्य। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है पेंटिंग, जिसको बोलते हैं चित्रकारी। तो बेसिकली किसी भी कला और संस्कृति में ये तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है साहित्य, दूसरा होता है स्थापत्य और तीसरा होता है चित्रकारी। इसका मतलब लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। ठीक है, बुंदेलखंड में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिटरेचर, साहित्य, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके आर्किटेक्चर, इन्होंने क्या क्या बनवाया, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी पेंटिंग्स। ठीक है, तो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके साहित्य की। ठीक है, अब देखिए, चूंकि, ठीक है, ये सारी चीजें, तो सबसे पहले अगर हम साहित्य की बात करें तो बुंदेला रूलर्स वेयर नॉट जस्ट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स बट वेयर देमसेल्व्स हाईली लर्नेड। ठीक है, देखिए बुंदेला शासक जो थे ये सिर्फ विद्वानों के संरक्षक ही नहीं थे, मतलब जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनको सिर्फ ये शरण नहीं देते थे, ये खुद भी क्या थे, उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे जितने भी बुंदेला राजा थे। ठीक है, अमंग द बुंदेला रूलर्स मधुकर शाह ऑफ ओरछा, राम शाह, देवी सिंह ऑफ बड़चंद्री, दलपत राव ऑफ दतिया, छत्रसाल बुंदेला ऑफ पन्ना वेयर दमसेल्व्स। देखिए बुंदेला शासकों में ओरछा के मधुकर शाह, राम शाह, बारचंदेरी के देवी सिंह, दतिया के दलपत राव और पन्ना के छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, ये स्वयं में क्या थे, कवि थे। क्या थे ये लोग, सब क्या थे, कवि थे। अमंग देम देवी सिंह बुंदेला was a scholar and an expert of संस्कृत लैंग्वेज। इनमें से जो देवी सिंह बुंदेला थे, इनका संस्कृत भाषा में विद्वान और जानकार थे। मतलब ये जितने भी आपने बुंदेलाओं में देखे, इनमें से जो बाढ़ चंदेरी के देवी सिंह बुंदेला थे, ये संस्कृत भाषा के क्या थे, विद्वान थे। इसके बाद बात करें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रुद्र प्रताप, खेमराज ब्राह्मण, मानसाराम सिद्ध, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मधुकर शाह एंड वीर सिंह देव, हरिराम व्यास, केशव मिश्रा, पृथ्वीराज सिंह बुंदेला, अक्षर अनन्य, गुरु ऑफ रासनंदिनी वर पोएट्स। देखिए, अब अलग अलग समय में, अलग अलग काल में अलग अलग कवि हुआ करते थे। जैसे अगर हम रुद्र प्रताप की बात करें तो रुद्र प्रताप के समय में कौन हुआ करते थे, एक तो खेमराज ब्राह्मण, मनसाराम सिद्ध। मधुकर शाह तथा वीर सिंह देव के समय में हरिराम व्यास, केशव मिश्र। पृथ्वीराज बुंदेला रसनिधि, अक्षर अन्य, रसनिधि के गुरु आदि कवि हुआ करते थे। ये सब क्या हुआ करते थे, इनके कवि हुआ करते थे। इसके बाद बात करें, द मेन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ धामी सेक्ट, सामी सेक्ट, खुलजम स्वरूप इंक्लूड्स द सेइंग ऑफ स्वामी प्राणनाथ। देखिए इनका जो, ठीक है, जो मेन ग्रंथ हुआ करता था, ठीक है, मेन ग्रंथ की अगर हम बात करें, जो इनका रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करता था, क्या हुआ करता था, रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, वो खुलजिम स्वरूप हुआ करता था, जिसमें स्वामी प्राणनाथ के बारे में
उनकी जो चीजें हैं उनके बारे में लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भीमसेन सक्सेना, द ऑथर ऑफ तारीखे दिलखुशा इन दतिया स्टेट, पोएट जोगीदास जागीरदार ऑफ सेवड़ा, गोरेलाल तिवारी लाल कवि, छत्र प्रकाश छत्रासल, महाकवि भूषण छत्रसाल छत्रसाल दस्तक, शिवराज भूषण शिवभूमि, भूषण उल्लास भूषण। देखिए ये सब कविताएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग कवियों ने लिखी है। जैसे जो गोरेलाल तिवारी थे लाल कवि, इन्होंने लिखा था छत्र प्रकाश। इन्होंने क्या लिखा था? छत्र प्रकाश। ये किसके टाइम पे थे? छत्रसाल के टाइम पे। इसके अलावा एक और कवि हुआ करते थे जिनका नाम था महाकवि भूषण। ठीक है, ये भी छत्रसाल के टाइम पे हुआ करते थे। इन्होंने क्या क्या लिखा था? एक तो लिखा था छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवभानी और भूषण उल्लास। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने क्या करी थी? भूषण ये लिखा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्वामी प्राणनाथ, इन्होंने क्या लिखा था? कुलजम स्वरूप छत्रसाल के समय में। स्वामी प्राणनाथ सिंह आर इंक्लूडेड इन दी मेन रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ धामी सेक्ट कुलजम स्वरूप। देखिए, अब जो ये स्वामी प्राणनाथ थे, इन्होंने कुलजम स्वरूप छत्रसाल के समय धामी संप्रदाय के मुख्य धर्म ग्रंथ कुलजम स्वरूप में स्वामी प्राणनाथ की वर्णियां सम्मिलित है। ठीक है, मतलब जो मेन रिलीजियस टेक्स्ट है इनका, उसमें इनकी बारे में सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो ये था इनका लिटरेचर। ठीक है, देखिए आपको कुछ कवियों के नाम याद रखने हैं और उनके प्रकाशन। जैसे गोरेलाल तिवारी छत्र प्रकाश, महाकवि भूषण का छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण शिवभौमी, भूषण उल्लास, ये सारी चीजें। भीम सक्सेना का तारीखे दिलखुशा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद। इसके बाद हम बात करेंगे इनके स्थापत्य की। इनके स्थापत्य की अगर हम बात करें, इन दिस पीरियड वीर सिंह देव बुंदेला built such unique palaces, temples and buildings, especially in Datia and Orchha state, that Orchha came to be known as National Art Gallery of Bundelkhand। देखिए, इस काल में अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर वीर सिंह बुंदेला ने दतिया और ओरछा राज्य में ऐसे अनुपम महल मंदिर और भवन बनवाए कि ओरछा को बुंदेलखंड का नेशनल आर्ट गैलरी कहा जाने लगा। मतलब ओरछा को क्या कहा जाता है? नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ बुंदेलखंड। नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ बुंदेलखंड। इसके बाद बात करें, द केशव राय टेम्पल built by Veer Singh Dev in Krishna Janmabhoomi in Mathura was one of the most beautiful temple in North India because its craftsmanship was excellent। देखिए, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था वीर सिंह देव ने। कौन सा मंदिर बनवाया था? केशव राय मंदिर। कहाँ बनवाया था? मथुरा में। ठीक है, तो केशव राय मंदिर कहाँ बनवाया? कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। ठीक है, और ये इतना उत्तर भारत का सबसे उत्कृष्ट मंदिर था। इसका शिल्प अत्यंत सुदृढ़ और बेजोड़ था। Its craftsmanship was excellent। इसके बाद बात करें, there is great emphasis on strength, security, display of splendor, air, light, water in बुंदेली आर्किटेक्चर। देखिए, बुंदेली जो स्थापत्य कला है, इनमें महलों दुर्गों की मजबूती, सुरक्षा, वैभव प्रदर्शन, हवा और रोशनी, पानी का पूरा ध्यान रखा जाता था। इन सारी चीजों का पूरा क्या कहा जाता था? ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा बात करें तो बुंदेली आर्किटेक्चर इज द मिक्सचर ऑफ बुंदेली, मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। अब जो बुंदेली आर्किटेक्चर था, बुंदेली स्थापत्य था, ये बुंदेली, मुगल तथा राजपूती स्थापत्य का क्या था? मिश्रण था। इसके बाद बात करें, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन पेड टू द स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी, डिस्प्ले ऑफ ग्रेडुअर, एयर, लाइट एंड वाटर इन बुंदेली आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया ताकत का, सुरक्षा, वैभव प्रदर्शन, इसका बहुत वो हुआ। इसके अलावा बात करें तो स्टोन जालीज एंड ओपन प्लेटफॉर्म्स और अराउंड फॉर सिटिंग आउटसाइड आर दी स्पेशलिटी ऑफ दिस बिल्डिंग्स। देखिए, इनके अंदर पत्थर की बनाई हुई जालियां लगा करती थी और बाहर की ओर बैठने के लिए चारों ओर से खुले मंच इन इमारतों में की विशेषता थी। मतलब आउटसाइड बैठने के लिए ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। दीज आर दी स्पेशलिटीज ऑफ दीज बिल्डिंग्स। तो ये आर्किटेक्चर्स इनके जो थे, उसकी कुछ क्या थी? स्पेशलिटीज थी। अब हम देखते हैं इनके स्थापत्य क्या क्या रहा। सबसे पहला बात करें तो वो था राजमहल ओरछा में। ठीक है, ये था राजमहल। ठीक है, राजमहल के निर्माता कौन थे? रुद्र प्रताप। ये आपको याद रखना है। इसके निर्माता कौन थे? रुद्र प्रताप। ठीक है, शुरुआत उन्होंने करी थी, लेकिन बाद में भारती चंद और फिर मधुकर शाह ने इसको कंप्लीट कराया।
मतलब जो एक नींव जिसने रखी थी वो रखी थी रुद्र प्रताप ने। इसके बाद इसको भारती चंद और मधुकर शाह ने कंप्लीट कराया। ये जो राजा महल की बिल्डिंग है इसमें 3 स्टोरी है एंड इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ ओरछा, और ये ओरछा की सबसे पुरानी मंजिल है। इट्स मेन फीचर्स हियर आर स्ट्रॉन्ग लाइम आर्किटेक्चर, ओपन कोर्टयार्ड्स, डेंस पेंटिंग, मुस्लिम इन्फ्लुएंस दाढ़ी बियर्ड, पेंटिंग्स ऑफ चौगन गेम, बाराबरदरीज एंड बालकनीज एक्सेट्रा। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। एक तो यहाँ पर चूने का मजबूत स्थापत्य है, खुले आंगन, सघन चित्रकारी, इसके अलावा मुस्लिम प्रभावियों की दाढ़ी, चौगान खेलने का चित्र, चौगान की पेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बारदारिया और बालकनी, बालकनी भी इनके में विशेषता होती थी। तो ये था राजा महल। अब राजा महल कहाँ था? ओरछा में। किसने बनवाया था? रुद्र प्रताप ने शुरू करवाया, भारती चंद और मधुकर शाह ने इसको कंप्लीट किया था। इसके बाद जो अगली थी वो थी जहांगीर महल, ठीक है। ये बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसके लिए? अपने दोस्त जहांगीर के लिए। याद करिए, वीर सिंह बुंदेला के दोस्त हुआ करते थे जहांगीर, जिनके कहने पर अकबर के नौरत्न अबुल फजल की वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये जहांगीर महल है। ये किसके लिए बनवाया था? अपने दोस्त जहांगीर के लिए, ठीक है। इस महल को क्या है, हिंदू मुस्लिम स्टाइल का है, इंडो इस्लामिक। पैलेस में कितनी स्टोरी है? 5 स्टोरी, एंड इट्स द बेस्ट वर्क ऑफ बुंदेली आर्किटेक्चर देयर। The features of this palace includes underground earthen drains for water, open courtyards on each floor, terraced balconies, fine stone lattices, Ganesha idols, elephant carving, depiction of animals and birds, wall paintings of the palace rooms, etc. This is a Hindu-Muslim style building. The spirit of building construction is Hindu Rajati and the mindset of the artisan is Muslim. देखिए, इसके निर्माता मैंने आपको बताया वीर सिंह बुंदेला थे, जिन्होंने अपने मित्र जहांगीर के लिए ये पैलेस बनवाया। ये हिंदू मुस्लिम शैली की इमारत है, हिंदू मुस्लिम स्टाइल की इमारत है ये। महल में 5 मंजिल हैं और यहाँ पर वह बुंदेली स्थापत्य की सर्वोत्तम कृति भी है, ठीक है, बेस्ट वर्क ऑफ बुंदेली आर्किटेक्चर। इस महल की विशेषताओं में पानी के लिए भूमिगत मिट्टी की नालियां, पानी के लिए इसमें भूमिगत मिट्टी की नालियां बनाई गई। इसके अलावा प्रत्येक मंजिल में खुले आंगन, ठीक है, खुले आंगन बनाए गए। इसके अलावा छज्जेदार बालकनियां, पत्थर की बारीक जालियां, गणेश की मूर्ति, हाथी की कारीगरी, पशु पक्षियों का अंकन, महलों के कक्षों में विभिन्न चित्र आदि, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल। यह हिंदू मुस्लिम शैली की इमारत है। ये इमारत निर्माण का भाव हिंदू राजपूती है और कारीगरी का मन मुस्लिम। क्लियर? ये था जहांगीर महल। ये किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला। इसके बाद अगला बात करें, अगला है शीश महल। शीश महल बनवाने वाले थे उद्योग सिंह, ठीक है। इसमें 8 पिलर हैं हिंदू स्टाइल के। प्रेजेंटली इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ होटल। देखिए अब ये क्या बन चुका है? होटल, हेरिटेज होटल बन चुका है। ये किसने बनवाया था? उद्योग सिंह ने। ये भी ओरछा में। याद रखिएगा, शीश महल भी कहाँ है? ओरछा में। इसके बाद बात करें राय प्रवीण महल। ये भी कहाँ है? ओरछा में। इसका निर्माण करवाने वाले थे इंद्रजीत बुंदेला, ठीक है। और इन्होंने किसके लिए करवाया था? अपनी प्रेमिका प्रवीण राय के लिए। इसीलिए इसको राय प्रवीण महल कहा गया। ये देखिए, ये जो नीचे वाला महल है ये है राय प्रवीण महल, ठीक है। ये किसने बनवाया था? इंद्रजीत बुंदेला ने अपनी प्रेमिका प्रवीण राय के लिए। इसके अलावा बात करें, इनके नॉर्थ में जहांगीर में जहांगीरी महल है, ठीक है। इज द 2 स्टोरीड राय प्रवीण महल। देखिए अगर आप बात करें तो राय प्रवीण महल जो है, ठीक है, ये जहांगीर महल के उत्तर में है, ठीक है। इस महल में तलघर है, इसमें जुड़ा हुआ बड़ा बगीचा है। तलगढ़ को ठंडा रखने की भी व्यवस्था थी, मतलब इसमें जो तलगढ़ था, ठीक है, बेसमेंट, ठीक है, उसको भी ठंडा रखने की इसमें क्या करी गई थी? व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर प्रवीण राय का एक आकर्षक चित्र भी बना हुआ है, ठीक है। प्रवीण राय ओरछा राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी, कवियत्री व कलाकार थी, ठीक है। जो प्रवीण राय थी ये क्या थी? डांसर थी, पोएट्रिस थी और आर्टिस्ट थी ओरछा स्टेट की। और इन्हीं के जो प्रेम है उसमें बनवाया था किसने? इंद्रजीत बुंदेला। ये भी कहाँ है? ओरछा में। इसके अलावा बात करें तो ओरछा में एक मंदिर है, राम राजा मंदिर। इसको बनवाया था भारती चंद ने। इसको किसने बनवाया था? भारती चंद, ठीक है। ये है राम राजा टेम्पल, ठीक है। देखिए इसको बनवाने वाले थे भारती चंद, ठीक है। अब जो भारती चंद के भाई थे, छोटे भाई मधुकर शाह, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रानी हुआ करती थी जिनका नाम था गणेश कुंवरी,
ठीक है। उन्होंने इसी महल में अयोध्या से लाकर भगवान राम राजा की मूर्ति स्थापित कर दी। तब से यह महल राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए बेसिकली पहले ये कोई वो नहीं था, ये राम राजा टेम्पल बाद में बना। भारती चंद ने ये महल बनवाया था। ठीक है। अब जो इनकी छोटे भाई थे मधुकर शाह, इनकी एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था गणेश कुंवरी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अयोध्या के राम राजा की मूर्ति ला करके यहां पर स्थापित कर दी थी। तब से इस जगह का नाम राम राजा टेम्पल बन गया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया था, मूर्ति की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तब से ये क्या बन गया, राम राजा टेम्पल के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। इसके प्रवेश द्वार में अगर हम बात करें तो मेहराब द्वार है। मेहराब द्वार मतलब इट्स एंट्रेंस इज आर्क्ड, मेहराब द्वार। ठीक है, देखिए आर्क्ड एंट्रेंस है, ये देखिए इसकी जो एंट्रेंस है वो आर्क्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है मेहराब द्वार। खुला और बड़ा आंगन, दालानों बनी है। मंदिर की छत पालकी नुमा है। मंदिर की जो छत है अगर आप देखें, ठीक है, जो मंदिर का रूफ है वो पैलिंक्यून शेप्ड है। मतलब कि वो किस तरीके का है, पालकी नुमा। फिर मंदिर के परिसर की बात करें हम, तो यहाँ पर जुझार सिंह का महल है, फूलबाग है, सावन बहादुर है और हरदौल की समाधि है। चार चीजें हैं इस महल टेम्पल में, जुझार सिंह का महल, फूलबाग, सावन बहादुर और हरदौल की समाधि। ठीक है, ये था राम राजा मंदिर। याद रखिएगा ये भी कहाँ है, ये भी ओरछा में है। इसके बाद अगला जो मंदिर है वो है चतुर्भुज मंदिर। ये बनवाया था मधुकर शाह ने। ये किसने बनवाया, मधुकर शाह ने। ये है चतुर्भुज मंदिर, ये किसने बनवाया था, मधुकर शाह ने। देखिए इसमें विशेषता इसलिए है कि ये रेड सैंडस्टोन का बना है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये मंदिर किसका बना है, लाल बलुआ पत्थर का बना है। इसके अलावा बात करें स्थापत्य की दृष्टि से, ऊंची कुर्सी देखकर बनाए गए इस मंदिर को बनावट श्रेष्ठतम है। अगर हम बात करें तो रेड सैंडस्टोन, ठीक है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा काले बलुआ पत्थर मैंने आपको बताया, लाल बलुआ सॉरी लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, इनका प्रवेश द्वार है। ठीक है, फिर इसके बाद इनके गुंबदों से युक्त 16 भागों में विभाजित हॉल है एक। ठीक है, मतलब जो है, ठीक है, इसमें देखिए शिखर भी है ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। ये आपको शिखर दिख रहा होगा, ये क्या है, शिखर है। हर मंदिर में आपको शिखर दिखेगा। ठीक है, शिखर भी आपको नजर आ रहा है। क्लियर। ये किसने बनवाया था, मधुकर शाह ने। कौन सा मंदिर, चतुर्भुज का मंदिर। नेक्स्ट बात करें, अगला है लक्ष्मी टेम्पल। ये भी कहाँ है, ओरछा में। ये बनवाया था बीर सिंह देव ने। ठीक है, ये बनवाया था बीर सिंह देव ने। इसके बाद बात करें तो कुछ और आर्किटेक्चर आपको याद रखने हैं। सतखंड महल जो है वो दतिया में, प्रतापगढ़ का किला दतिया, प्राणनाथ का मंदिर पन्ना, छत्रसाल की मेमोरियल मऊ। मतलब छत्रसाल की जो स्मारक है वो कहाँ है, मऊ में। इसके बाद बात करें तो मस्तानी महल मऊ, बादल महल मऊ। ठीक है, ये सारी क्या थी, बिल्डिंग्स थी। तो आपको बिल्डिंग्स याद रखनी है, सतखंड महल दतिया, प्रतापगढ़ का किला दतिया, प्राणनाथ मंदिर पन्ना, छत्रसाल मेमोरियल मऊ, मस्तानी पैलेस मऊ, बादल महल मऊ। ठीक। इसके बाद हम लोग को आखिरी टॉपिक इसका पढ़ना है, वो है इसकी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में आप देख लीजिए, बुंदेलखंड पेंटिंग इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ चंदेला पेंटिंग। टू मेक वॉल पेंटिंग द surface was made smooth by mixing couch powder and oil in lime। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि पहले भिन्न चित्र बनाने के लिए चूने में शंख का चूर्ण और तेल मिलाकर सतह को चिकना बनाया जाता था। फिर गेवरी सॉइल, बर्न कोल, बार्क ऑफ ट्रीज वर यूज्ड एज कलर्स। रंग के रूप में गेवरी मिट्टी, जला कोयला, पेड़ों की छाल आदि का प्रयोग किया जाता था। बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर सब्जेक्ट्स वर अडॉप्टेड अंडर बुंदेली पेंटिंग। बुंदेली चित्रकला के अंतर्गत धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों ही तरीके के विषयों को अपनाया जाता था। बुंदेली पेंटिंग इज विजिबल इन राजा महल, लक्ष्मी टेम्पल, जहांगीर महल। Scenes of Vishnu's Dastawar, Ram Darbar scenes, Krishna's childhood antics, hunting scenes, wrestling scenes, boating scenes, many attractive scenes are present in Urtha painting। देखिए विष्णु के 10 अवतार का दृश्य, राम दरबार के दृश्य, कृष्ण की बाल लीलाएं के दृश्य, शिकारियों के दृश्य, मल्ल युद्ध के दृश्य, नौकायन के दृश्य, अनेक आकर्षक झांकियां आपको कहाँ मिलेंगी, ओरछा की
चित्रकला। ठीक है, ये है ओरछा की चित्रकला, ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए कृष्ण भगवान है, बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पर आकर के हमारा बुंदेलखंड रियासत कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 लेक्चर्स हमको लगे बुंदेलखंड रियासत को कंप्लीट करने में। ठीक, इसके बाद जो हम अगली रियासत अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोंडवाना। ठीक है, देखिए अब अगर आप सिलेबस को अगर आप उठा के देखें, ठीक है, तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो जो मेजर प्रिंसली स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश के, यूनिट 5 में अगर हम बात करें पार्ट ए पेपर 1 में, तो उसमें मेजर प्रिंसली स्टेट में हमने होलकर्स कर लिए, सिंधिया कर लिए, भोपाल कर लिए, और हम बुंदेली कर चुके। अब हमारा बचा है गोंडवाना और बघेली। ठीक है, तो पहले हम गोंडवाना और बघेली करेंगे। उसके बाद हम इन ट्राइबल हीरोज के बारे में पढ़ेंगे जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे भीमा नायक हैं, खैजा नायक हैं, तंत्या भील हैं, गंजन सिंह कोरकू हैं, बादल बोई, पेमा फाल्या, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इनके बारे में। क्लियर? तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके आगे हम आगे देखेंगे कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। ठीक, इसके अलावा एमपी जीके के रूप में भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आपको पसंद आ रहा होगा, आपको ये लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।